दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले हमने जो 3 लेक्चर किए हैं, मुझे लगता है वो आप सबने देख लिए होंगे और आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो आज 4th लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं सीमेंट्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊँगा, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि आपको ये यहीं याद हो जाए इसी लेक्चर में। दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे, ये मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स से ढूंढ के निकाले हैं और उन्हीं पॉइंट्स को मैं आज आपको बताऊंगा। कोई फालतू की चीज़ नहीं है इसमें। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, मैं इस चैनल पर आपको उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरीज बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं सीमेंट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप इन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये मैं जितनी भी वीडियोस लेके आता हूँ, ये सब यूके ट्रिपल एससी, यूपीएसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के जेई एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर का, और जितने भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाती है, वहाँ के लिए आपके लिए पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट आता है सीमेंट से रिलेटेड, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S। दोस्तों, C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये दोनों बोक्स कंपाउंड है और ये तब बनते हैं जब हम सीमेंट के साथ वाटर को मिक्स करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें बोक्स कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो सीमेंट हमारी कैसी बनेगी, वो जल्दी जल्दी रैपिड हार्ड हो जाएगी। अगर हमारे पास C3S कंटेंट ज़्यादा है और C2S कंटेंट कम है सीमेंट में, तो हमारी जो सीमेंट बनेगी वो रैपिड हार्डनिंग होगी, उसमें जल्दी से स्ट्रेंथ आ जाएगी, यानी कि अर्ली हाई स्ट्रेंथ उसमें हमें देखने को मिलेगी। हाई हीट ऑफ जनरेशन, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट लिबरेट करेगी। एंड उसका जो रेजिस्टेंस होगा केमिकल अटैक के अगेंस्ट, वो बहुत ही कम होगा। तो इस पॉइंट में अगर सीमेंट में हम C3S का परसेंटेज ज़्यादा रखते हैं और C2S का परसेंटेज हम कम रखते हैं, तो हमारे पास जो इस तरीके की सीमेंट आएगी वो रैपिड हार्डनिंग आएगी, अर्ली स्ट्रेंथ उसमें बहुत जल्दी आ जाएगी, और उसमें जो हीट होगी वो बहुत ही हाईली लिबरेट होगी, और उस सीमेंट का केमिकल अटैक जो होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी कि वो केमिकल अटैक्स के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास इसमें आता है, पहले पॉइंट का ही ये उल्टा पॉइंट है। इसमें अब हम C2S की परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं और C3S की परसेंटेज हम कम कर देते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज कम करने से और डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज़्यादा करने से जो हमारे पास सीमेंट बनती है वो कैसी बनेगी। एक तो वो बहुत ही स्लो सेट होगी, यानी कि धीरे धीरे उसमें सेटिंग होगी। उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मच मोर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि बाद में जो 7 दिन के बाद या 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ देगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर हम देखें, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो बहुत ही कम होता है, और इसमें जो हमारे पास केमिकल अटैक और इस तरीके की सीमेंट पे केमिकल अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। C3S ज़्यादा हो जाए और C2S कम हो जाए तो हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आती है, जल्दी से वो स्ट्रेंथ गेन कर लेती है और बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जो होती है वो जनरेट करती है, और केमिकल अटैक से वो ज़्यादा खास तरीके से बचा नहीं पाती। दूसरी तरीके की सीमेंट क्या होगी, ये इसकी अपोजिट एकदम उल्टी हो जाएगी, ये बहुत ही धीरे धीरे सेट करेगी। इसकी स्ट्रेंथ जो होगी बाद में फाइनल स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन है जो
वो बहुत ही कम होगा और केमिकल अटैक से ये हमें बहुत ही ज़्यादा बचाएगी। थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है सम ऑफ C3S एंड C2S फॉर पोर्टलैंड सीमेंट वेरीज फ्रॉम 70 to 80%। किसी भी पोर्टलैंड सीमेंट में ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इन दोनों का जो सम है, यानी कि इन दोनों की जो परसेंटेज है ओवरऑल, अगर हम टोटल उन्हें प्लस कर दें तो 70 to 80% रहनी चाहिए हमारी पोर्टलैंड सीमेंट में। ये ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है C3A एंड C4AF आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जो भी इनिशियली सेटिंग होती है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर जितना भी सीमेंट सेट हो जाती है, उन दोनों के लिए ये दो बॉक्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये दोनों हमारे इनिशियल सेटिंग जो होती है सीमेंट की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर। लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है? अगर हम लाइम टू सिलिका एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड, सबसे ऊपर हम लाइम की परसेंटेज रख दें और उन्हें डिवाइड कर दें किसकी? सिलिका एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड, तीनों की परसेंटेज को प्लस करके अगर हम इस रेशियो को डिवाइड कर देते हैं तो हम इसे लाइम सैचुरेशन फैक्टर कहते हैं। और ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 1.02 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0.66 से कम भी नहीं होना चाहिए, वरना जो वो हमारी सीमेंट होगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हमको मिलेगी। 6 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड शैल नॉट बी लेस देन 0.66%। 0.66 जैसे हमारे पास लाइम सैचुरेशन फैक्टर था, ऐसे ही हमारे पास रेशियो किसका है? एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का। इन दोनों का जो रेशियो है वो 0.66 से कम नहीं आना चाहिए हमारी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। 7 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है वेट ऑफ मैग्नीशिया शैल नॉट बी मोर देन 6% ऑफ टोटल अमाउंट। इसमें जो क्या गया है, मैग्नीशिया जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम मैग्नीशिया जब हम ऐड करते हैं, उसका वेट जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज के को देखें अगर हम, तो 100% अगर हमारे पास उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो उसमें से जो मैग्नीशिया है वो हमारे पास 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है टोटल सल्फर कंटेंट इन सीमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 2.5% व्हेन C3A इज़ 5% और लेस। इसमें जो हमारे पास कहा है, सीमेंट में जो हमारा सल्फ़र कंटेंट होता है वो कभी भी 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब हमने उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% से कम मिलाया है। जब हमने उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% से कम मिलाया है, तब हमारा सीमेंट में सल्फ़र कंटेंट जो है वो 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 3% से ज़्यादा होना चाहिए जब हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% से ज़्यादा हो। कि 2.5% हम तब मिलाएंगे जब हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट में जो होगा वो 5% से कम होगा, और 3% से ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारा C3A जो है वो 5% से ज़्यादा हो जाए सीमेंट में या ज़्यादा हो, तब हम 3% तक सल्फ़र कंटेंट यूज़ कर सकते हैं हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। जो 9 पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है द नॉर्मल ऑफ प्रैक्टिकल। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी होती है जिसमें जो हमारा विकट प्लंजर होता है, विकट एपरेटस होता है हमारे पास, जिसमें हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करते हैं। इसका जो प्लंजर होता है विकेट का वो 10 mm डाया का होता है, ठीक है। 10 mm डाया की इसमें नीडल होती है और 50 mm की इसकी लेंथ होती है। जब ये हमारा जो मोल्ड होता है जिसमें हमने सीमेंट पेस्ट डाला है, उस मोल्ड में अगर ये 33 से 35 mm तक अगर ये नीडल पेनिट्रेट कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये सीमेंट जो है हमारी, जब ये इतना पेनिट्रेट कर जाए तो हम कह देंगे कि हमारी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है वो हमें मिल गई है। 50 mm का हमारे पास मोल्ड का साइज़ होता है। इसमें
विकेट प्लंजर की जो नीडल होती है 10 mm डाया की, वो 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर देनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि जो हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट है वो हमें मिल चुकी है। या फिर 5 to 7 mm बॉटम से नीचे से पेनिट्रेट कर जाए, बच जाए, इतना गैप बच जाए उसमें पेनिट्रेट करने का, तो भी हम कहते हैं कि हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हमें मिल चुकी है। 10th जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट एंड 60 मिनट फॉर लो हीट सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के लिए हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। तो OPC के लिए हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट्स कि 30 मिनट्स में वो सेट होना शुरू हो जाए। और जो हमारा लो हीट सीमेंट होती है उसके लिए हमारे पास जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में वो सेट होना शुरू कर देती है। और नॉर्मल OPC 30 मिनट्स में ही सेट होना शुरू कर देती है। 11 पॉइंट जो हमारे पास है वो है साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय। जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है दोस्तों, साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस होता है कि जब हम सीमेंट का पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद जब हम उसे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सीमेंट पेस्ट होता है वो अपना वॉल्यूम में इंक्रीज़ करने लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे हमने सीमेंट पेस्ट का यूज़ किया और कुछ टाइम बाद हमने देखा कि उसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो सीमेंट थी वो एक्सपेंड कर गई या श्रिंक कर गई, तो जो हमारे पास डिज़ायरेबल डायमेंशन जो हमें चाहिए थी उस बिल्डिंग की या उस स्ट्रक्चर की, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो होती है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और इसे हमें बहुत ही संभाल के इसके टेस्ट करने पड़ता है। तो साउंडनेस दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि साउंडनेस क्या होता है। साउंडनेस होता है इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। ठीक है, जब हम सीमेंट पेस्ट बना देते हैं उसके बाद जो सीमेंट होती है वो अपना वॉल्यूम में इंक्रीज़ करती है, जैसे कि लाइम करता है। 2.5% तक लाइम अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है जब हम उसमें पानी मिलाते हैं। तो सीमेंट में भी यही है, सीमेंट में भी लाइम होता है, तो इसी वजह से सीमेंट भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो जो साउंडनेस टेस्ट होता है सीमेंट का वो हम किससे करते हैं? ली चैटलियर एपरेटस से और ऑटोक्लेव टेस्ट से। इन 2 मेथड से हम साउंडनेस जो होती है सीमेंट की उसे हम पता लगा सकते हैं। 12 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड OPC एट 3 डे 7 डे 28 डे। जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 33 ग्रेड OPC की 3 दिन पर, 7 दिन पर और 28 दिन पर, वो हमें कितनी मिलनी चाहिए? तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 ग्रेड की, वो 3 दिन पर हमें 16 MPa जो स्ट्रेंथ है वो हमें देनी चाहिए, यानी 16 मेगा पास्कल, यानी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर की हमें जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन के बाद 33 ग्रेड OPC में मिलनी ही चाहिए। और यही स्ट्रेंथ बढ़कर 7 दिन बाद कितनी हो जाती है? 22 MPa, यानी मेगा पास्कल, 22 मेगा पास्कल। और यही स्ट्रेंथ 28 डे पर कितनी हो जाती है? 33 मेगा पास्कल। इतनी तो होनी चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो वैल्यूज़ लिखी हैं यही वैल्यूज़ हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के लेके आ गया हूँ। जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हैं पुराने पेपर्स में, बुक्स में, और जो मुझे उनमें से इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगी, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना जिन्हें याद ही करना पड़ता है और वो पूछी ही जाती है, बार बार पूछी जाती है। तो बस आपको ये सारे पॉइंट्स याद कर लेने हैं, आप इन्हें समझिए, याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए, पर आपको ये याद हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो मान के चलिए आप लोगों से अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये जब हम बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं तो शुरू में ही ये चीज़ें हमें सबको पता चल जाती है। तो आप इन्हें ध्यान से सुनिए और इन्हें पढ़ते रहिए। आपको अगर इस PDF चाहिए इस लेक्चर की तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वो PDF शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों 13 पॉइंट हमारे पास जो आता है वो कहता है ड्यूरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। जब भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीमेंट का, यानी सीमेंट क्यूब्स का जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, उसमें जब हम लोड डालते हैं
ठीक है। जब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब हम उसे खींचते हैं तो जो उसमें जो लोड हम यूज़ करते हैं और डालते हैं वो हम यूनिफॉर्मली अप्लाइड करते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब धीरे धीरे हम उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। लोड हम ज़ीरो से लगाना शुरू करते हैं और उसे बढ़ाते बढ़ाते 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कितने सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में हम इतना उसे बढ़ाते रहते हैं और देखते हैं हम कि फिर हमें फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे मिला है। तो ऐसे ही 6 क्यूब्स का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे ही हम 6 क्यूब्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं और जो भी उन 6 क्यूब्स में से एवरेज स्ट्रेंथ हमारे पास आती है वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है उन क्यूब्स की। 15 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है गुड ओपीसी शुड हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 2 MPa एंड 2.5 MPa आफ्टर 3 and 7 days ऑफ क्योरिंग। यानी कि जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, एक अच्छी ओपीसी जो होगी वो सीमेंट हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो देगी कितने दिन पर, 3 और 7 दिन पर जो देगी, 3 दिन पर हमें 2 मेगापास्कल की हमें स्ट्रेंथ देगी और 7 डेज़ पे हमें 2.5 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ देगी। कौन? एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये इतनी ही रहेंगी, ये आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश करते रहिए। 16 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि जो ओपीसी की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मान लीजिए वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी ओपीसी की जस्ट आप मान लीजिए ऐसा कि 100 न्यूटन है, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसी सीमेंट की वो कितनी परसेंट होती है, उस 100% में 10 to 15% जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। यानी 10 to 15% जो स्ट्रेंथ हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेयर में 10 to 15% स्ट्रेंथ हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी जो सीमेंट की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है, लगभग 10 से 15%। इसलिए कभी कभी हम जो सीमेंट और कंक्रीट सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसे इग्नोर करते हैं। 17 पॉइंट जो हमारे पास है वो कहता है एपरेटस यूज फॉर डिटरमाइनिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि जब हम सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तब उसमें से जो हीट लिबरेट होती है उस प्रोसेस को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी हो रही है सीमेंट में, कितनी उसमें से हीट लिबरेट हुई है, इसको पता लगाने के लिए हम एक एपरेटस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कीटर, जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है सीमेंट की उसको पता लगाते हैं और ये एक तरीके का एपरेटस है। 18 पॉइंट जो 18 पॉइंट है वो हमारे पास कहता है हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 66 and 75 कैलोरी पर ग्राम फॉर 7 days and 28 days। यानी कि 7 दिन में जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, उसमें से जो हीट लिबरेट होगी वो कितनी होनी चाहिए 7 दिन पर, 66 कैलोरी पर ग्राम। इतनी हीट लिबरेट हो जानी चाहिए 7 दिन में और 28 दिन में 75 कैलोरीज पर ग्राम इतनी हीट लिबरेट होनी ही चाहिए। ये हीट कम है दोस्तों क्योंकि ये लो हीट सीमेंट है और इसमें से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ पे 66 and 75 कैलोरीज पर ग्राम ये कम ही हीट है कंपेयरिंग टू अदर सीमेंट्स। 19 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो होती है वो हम किससे पता लगाते हैं, लीड चैटलियर फ्लास्क। लीड चैटलियर फ्लास्क दोस्तों, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो हमें वो लीड चैटलियर फ्लास्क से पता लगाते हैं। इस नाम को आप याद करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो कहता है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो कहता है द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ C3S इन सीमेंट द बेटर विल बी सीमेंट। यानी कि हम जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ C3S हम सीमेंट में मिलाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी सीमेंट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं आप 90% C3S ही रख दें, तो वो सीमेंट तो किसी काम की नहीं होगी, उसमें 1-2 ही प्रॉपर्टी आ पाएंगी। तो यानी कि जितना भी हम परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज रखते हैं अलग अलग
हमारे इंग्रेडिएंट्स का, हमारे बॉक्स कंपाउंड का जितना भी अलग अलग परसेंटेज होता है, उसमें से अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हमारे पास C3S का है, हमें मिलता है उस सीमेंट में, तो वो सीमेंट कैसी होगी, वो सीमेंट क्वालिटी में बहुत अच्छी होगी, यानी C3